जो एक इवेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, ये तो बताइए कैसा मतलब आपको लग रहा है कि ये इवेंट जो है पहला इवेंट आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा है सर, और ये तो हमारा सौभाग्य है, हमें ये मौका मिला करने का और बहुत अच्छा लग रहा है। कभी किया नहीं ऐसा, लेकिन एक अलग सी जो है खुशी महसूस हो रही है सब कुछ करने में। क्या खुशी के क्या कारण क्या कुछ बताइए? देखिए, कारण ये है कि ये जो बुक जिसका कि अभी हम इसका लॉन्च होने जा रहा है, ये मेरी बड़ी बहन ने लिखी है और इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। और इसमें देखिए परिवार के लोग इन्वॉल्व भी हैं, और इसका जो कवर पेज बनाया है थोड़ा बताइए किसने बनाया है और थोड़ा सा। ये पेज जो है इसका जो बुक का कवर है, ये हमारी बिटिया ने बनाया है, बड़ी वाली भांजी ने, जो कि अभी MSc करने के लिए जो है ग्लासगो गई थी और अभी 2 दिन पहले वहाँ से लौटी है। अभी सामने ही है, आप एक बार बात कर सकते हो। फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कैसा लगा? फिर आपको एक जिम्मेदारी दी गई कवर पेज की, तो फिर कैसा क्या रहा वो मोमेंट? बहुत आइडियाज थे दिमाग में कि 4-5 लगभग 7-8 कवर बनाए होंगे मैंने, और फिर मम्मी को भेजे, पर मम्मी को एक भी पसंद नहीं आया। फिर एंड में मम्मी ने कहा कि तुझे जो बनाना है वो बना के भेज दे, हम लगा देंगे। एंड में मैंने ये बनाया, मम्मी ने इसे 2-3 लोगों को भेजा था जिन्हें पसंद आया, और मम्मी ने कहा अच्छा ये ठीक है, बस इसमें थोड़े करेक्शन करे। और उनकी शक्लें पहले थोड़ी दुखी थी, तो फिर उसके बाद में मम्मी ने कहा इनको थोड़ा हंसते हुए दिखा, क्योंकि इस बुक में काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ पोएम्स थोड़ी वैसी भी हैं जो थोड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाली है। फिर मम्मी ने कहा नहीं, लेकिन हमें दिखानी है खुशी, तो ये आपकी मम्मी की जो है पहली किताब जो है लॉन्च हो रही जो है, तो हाउ यू फील, कैसा लग रहा है आपको, किस तरह से जो है? बहुत अच्छा। तो मम्मी लिखती रहती थी, हम मम्मी को बोलते थे कि प्लीज़ इसको प्रिंट कराओ, कभी आप बुक निकालो। तो मम्मी ने फाइनली रेडी हुई कि हाँ एक किताब निकालनी है, तो मम्मी ने बुक निकाल ली और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सोचो 21 तारीख को आपका बर्थडे था, उस दिन हम इसको लॉन्च करने वाले थे, और किसी वजह से जो 21 को नहीं हुआ, ये 28 को हो रहा है, तो ये भी मोमेंट थोड़ा बताइए कैसा आपको लगा कि यार? मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे होके मैं मम्मी को यही कहा था कि मैं यहाँ आऊँगी तो मैं सारा काम कर दूँगी, तो मम्मी कही हाँ जब तू आएगी तो तेरा इंतज़ार रहेगा, जब तू करेगी काम। तो बर्थडे पे होता तो और अच्छा लगता, बट MSc की थी जियो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कार्टोग्राफी में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। तो ग्लासगो कहाँ पे है और किधर है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में जी। माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। कुछ ही समय पश्चात हमारा ये काव्यकृति जिसकी रचयिता है कांता दिव्या जी, और उनका ये पहला काव्य संग्रह है जो आज लोकार्पित होने जा रहा है। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात कवि लीलाधर जमुनी जी, आप हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ।
हम सभी को इंतजार है। लोकार्पण की गायन तो मैं मंचासीन अतिथियों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वो मुख्य महाराम कांता गुंजरा जी की इस काव्य कृति को लोकार्पित करने की कृपा करें। मंचासीन कांता जी जवाब नहीं भाई है? ये तो वाह पुरानी शैली से है? के माध्यम से आगे निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ती रहे। बार-बार उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं भाव के उजले मोतियों संग रोज पिरोती हूँ प्रेम माला। मैं भाव के उजले मोतियों संग रोज पिरोती हूँ प्रेम माला। शब्द शब्द चुनकर सजाती हूँ कागज पर, चुनती हूँ मनमाफिक अर्थ स्वरूप होती है फिर सुंदर किताबें शब्द और मुख पृष्ठ पर होती है अंतस में छपी अनजान सी तस्वीर। अंदर के पृष्ठों पर लिखते हुए खुद को ताकि मुझे पढ़ते हुए लोग पढ़ पाए तुम्हें भी। एक बार पुनः आपका अभिनंदन करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कांता गुंजरा जी को कि आप आए और अपनी बात रखें, अपनी इस लेखन यात्रा के विषय में हमें बताएं। मंचासी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात कवि आदरणीय लीलाधर जगूड़ी जी, विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध संस्कृति कर्मी प्रोफेसर D.R. पुरोहित जी, हिंदी की चर्चित और ख्यातिलब्ध कथाकार और आज की सारस्वत अतिथि कुसुम भट्ट जी, MKP महाविद्यालय की पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विद्या सिंह जी, मातृभाषा आंदोलन के प्रणेता एवं धात संस्था के संस्थापक श्री लोकेश नवानी जी, कार्यक्रम संचालक वरिष्ठ साहित्यकार बीना बिंद्राल जी तथा यहाँ सभागार में उपस्थित आप समस्त प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मेरे इस विशेष दिन के लिए अपना कीमती समय निकाला। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। यूं लग रहा है जैसे कि मेरी तीसरी बेटी का जन्मोत्सव हो। कुछ वैसा ही एहसास साथ है जैसे मैंने अपनी दोनों बेटियों को गोद में पाकर महसूस किया था। मेरी कविताएं कैसी हैं और उनका प्रभाव क्या है, ये तो सुधी पाठक ही तय करेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं सीधे, सरल और सहज रूप में साहित्य की इस लोकप्रिय विधा कविता के माध्यम से अपने भाव व्यक्त कर सकूं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कैथी आजमी जी की पंक्तियां हैं कि हंसते पत्ते पकते फल झुकी डाल में कविता है, सिर पर ईंट गोद में बच्चा सदी चाल में कविता है। कविता कहाँ कहाँ रहती है और कहाँ से वो कवि की लेखनी के द्वारा कागज पर उतर आती है, ये आप उन कविताओं को पढ़कर समझ सकते हैं। समीक्षा हेतु डॉक्टर विद्या सिंह जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक की समीक्षा लिखी है, जो एक शिक्षाविद है, कवित्री है, गीतकार है, कथाकार है। आपका हार्दिक स्वागत। मंगलावती जी, कांता जी की माँ, उनके लिए मैं पहले नमन करती हूँ और इतनी प्यारी बेटी हम सबको
हमको देने के लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। बड़े अच्छे से शब्दों में समझाने वाली। और एक कांता ये है, जब आप इनकी कविताएं पढ़ेंगे तो ये भी हमें बहुत समझा रही हैं और बहुत धीरे से समझाती हैं। जैसे पानी भी काटने का काम करता है और तलवार भी करती है, किंतु पानी का काटना नजर नहीं आता। तो कांता जी बड़ी बड़ी बातें और बड़े सहज शब्दों में अपनी कविता में इन्होंने अभिव्यक्त कर दिया है। और वैसे भी कांता जी बहुत सौम्य है। मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ इस अवसर पर। और ये शुरुआत है, आगे और लिखें, हम और पढ़ें। मुट्ठी भर रंग का काव्य वैभव। साहित्य की अनेकानेक विधाओं में कविता सर्वाधिक प्राचीन विधा है। आदि कवि वाल्मीकि ने जब क्रौंच वध देखा था तो क्रौंची के विलाप को सुनकर उनके मुंह से निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठान तम गमः शाश्वती समान यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधीर काम मोहितम। कहते हैं कि वो आदि कवि वाल्मीकि के मुख से निकला हुआ पहला छंद था और हमारी वही आदि कविता है। वो आदि कवि और वो आदि कविता। तो कविता करुणा से उपजती है। और मैं एक चीज इसमें और जोड़ूंगी, कविता प्रतिरोध से उपजती है। इस दृष्टि से देखें तो कवि कांता ढिल्डियाल की भाव प्रवणता उनकी कविताओं में स्पष्ट दृष्टिगत होती है। विषय की दृष्टि से इसमें विविधता है। उनकी संवेदना की परिधि में आम आदमी का दुख दर्द ही नहीं है, बल्कि निरंतर विरूपित होती प्रकृति की पीड़ा भी है। संवेदनहीनता और संवादहीनता के इस दौर में अपने जल जंगल जमीन से प्रेम करना, अपनी मिट्टी से प्रेम करना और दूसरों को भी इस ओर जागृत करना आपका परम कर्तव्य रहा है, जो आपने कविता के माध्यम से निभाया है। कविता सिर्फ वही नहीं होती जो तालियां बटोरने को पढ़ी जाए मंचों पर। कविता थकान और बेचैनी में होती है मीठी लोरी से। कविता एक अंतिम शरण होता है। एक संवेदनशील व्यक्ति के लिए उसका लेखन अंतिम शरण होता है, जहां वह अपनी उद्वेलन को अभिव्यक्त करके एक सुकून अनुभव करता है। भाव विस्तार एवं शिल्प की सघन गुनावट की दृष्टि से प्रस्तुत संग्रह की कविताएं सुधी सहृदयों का ध्यान आकृष्ट करेंगी। मैं कांता ढिल्डियाल के उज्जवल रचनात्मक भविष्य की कामना करती हूँ और आप सभी ने इतने धैर्य से सुना। हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर विद्या सिंह जी। आपने इस संग्रह की जो 100 कविताएं इसमें संकलित है उनके कथ्य एवं शिल्प पक्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला और किस तरह से इन रचनाओं में प्रकृति के साथ साथ आज के समाज की विद्रुपताएं भी है और उन विद्रुपताओं के विरुद्ध एक आक्रोश भी है। ये बात यहाँ पर रखी। आपका बहुत बहुत आभार। ख्वाब हो अगर मेरे नयन में यूं रहो, ख्वाब हो अगर मेरे नयन में यूं रहो, ख्वाहिशों पर हमें नाज हो जाएगा, चेतना को अगर मौन कर दो मेरे, चेतना को अगर मौन कर दो मेरे अनुराग का एक छोर देख लो तुम, मेरे अनुराग का एक छोर देख लो तुम, मन मेरा मुट्ठी भर रंग हो जाएगा, ख्वाब हो अगर मेरे नयन में यूं रहो, ख्वाहिशों पर हमें नाज हो जाएगा,
वरिष्ठ कवि, आलोचक, भाषा विज्ञानी सतीश रोहिड़ा जी एक जगह कविता के विषय में कहते हैं कि नई कविता न सीखने की चीज है न लिखने की, कविता जीने की चीज है। वो शख्स जिसके पास नया जीवन बोध, नया एहसास नहीं, अंदरूनी और व्यक्तिगत सच्चाइयों को समाज के संदर्भ में देखने का हौसला नहीं, ऐसे शख्सों के लिए कविता ना समझने की चीज है ना लिखने की चीज है। तो ये कविता के विषय में उनके विचार थे। अधिक न कहते हुए सादर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज की सारस्वत अतिथि, जिनका बहुत मार्गदर्शन कांता घड़ियाल को मिलता है, और जैसा मैंने कहा कि वो बार बार कहती है कि कांता गहन अध्येता है, तो वो कांता के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी कुसुम भट्ट जी, जो वरिष्ठ कथाकार हैं। सबसे पहले तो कांता को बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं हैं। कांता को मैं कांता की तुलना में शिप्रा नदी से करती हूँ। अगर आपने किसी ने शिप्रा नदी देखी होगी ज्यादातर लोगों ने, कांता की तुलना में हमेशा मेरे मतलब जब भी मैं ऐसे कांता को देखती हूँ, शिप्रा नदी वो चुप, जैसे हमारे यहाँ नंदा बहती है, बहुत तेजी से बहती है, तो शिप्रा चुप सी, मैंने उसका नाम रखा चुप सी नदी। तो मैं उसके किनारे बैठी रहती थी और वो पता नहीं मुझसे क्या क्या बोलती थी, ऐसे मुझे कांता लग रही है। तो मैं उसको शिप्रा मेरे मन में आता है, शिप्रा नदी जैसी जो चुप रहती है, चुप रह के भी बहुत कुछ बोलती है। तो सबसे बड़ी बात है कांता का पढ़ाकू होना। ये पढ़ना, आजकल जो पढ़ता नहीं है उसको तो मैं लेखक मानती भी नहीं, जो ऐसे ही ऊपर से लिखता है वो क्या लेखक है। शिवरंजनी इतनी बड़ी बात जो बोलती, तो ये लड़की अच्छी कवित्री जरूर बनेगी, ये बनेगी ऐसे मुझे विश्वास है, क्योंकि इसको पढ़ने का शौक है, ये बहुत पढ़ाकू है। तो अगर इसको ऐसा ना हो, इसको कोई इस तरह का गाइड मिले जो इसको बोले, डांट के बोले, मैं इसको डांट के बोलती हूँ, प्रभावित होती जाएगी। तो आप सबको प्रणाम जो आप लोग आए, और को बहुत बहुत बधाई। अगर मैंने कुछ बोला होगा जो बुराई की होगी तो वो जरूरी है ना। कविता मैठाणी भाई सुमधुर कंठ की धनी और उनकी मत से आई है, विशेष तौर पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे मन की खुली है खिड़की, जब तुम चाहो आ जाना। मेरे मन की खुली है खिड़की, जब तुम चाहो आ जाना। दिल के दरवाजे से तुम मेरे बिन दस्तक अंदर आ जाना। दिल के दरवाजे से तुम मेरे बिन दस्तक अंदर आ जाना। नहीं कहूंगी तुमसे मैं अब कि प्यार अभी भी है तुमसे। नहीं कहूंगी तुमसे मैं अब कि प्यार अभी भी है तुमसे। नहीं करूंगी कोलाहल, इंतजार तुम्हारा है कब से। नहीं करूंगी कोलाहल, इंतजार तुम्हारा है कब से। कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मैं आदर के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने उन अतिथि को जो कांता के गुरु रहे हैं, जिन्होंने कांता को पढ़ाया है और जो एक शिक्षाविद है, संस्कृति कर्मी है। तो मैं आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर D.R. पुरोहित जी को, वो आए और अपनी शिष्या की इस काव्य कृति पर अपने विचार प्रस्तुत करें। और कांता जी की माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जिसने आप जैसी बेटी को, कांता जैसी बेटी को जन्म दिया, और कांता के पति
जो एक कवित्री को जीवन संगिनी बना करके जी रहे हैं। कांता मेरी विद्यार्थी रही है, बहुत शालीन और बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी थी। एमए के दिनों से बहुत कम बोलती थी। मैंने ये पूरा जितना मेरी औकात थी मैंने सब इसमें लिख दिया। आप लोग पढ़ लेंगे कि मैंने इसकी कविता के बारे में क्या लिखा है। तो साहित्य में कविताएं लिखना मुझे लगता है ये स्वांतः सुखाय, तुलसीदास जी ने तो स्वांतः सुखाय नहीं लिखा था, लेकिन हम ज्यादातर लोग कविताएं स्वांतः सुखाय लिखते हैं। इस कविताओं के इस वसीम बड़े बड़े समुद्र में कांता की ये मुट्ठी भर रंग, मुझे लगता है जैसे अभी कविता मैठानी ने ये कविता गाई, मुझे लगता है ये कविताएं बहुत गेय भी हैं, बहुत अच्छी कविताएं हैं, बहुत गेय है। मैं अपनी विद्यार्थी के अपने प्रिय लोगों की बहुत सामने ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है, वो अनिष्ट भी करता है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कांता ने इतना बड़ा आयोजन करवाया, इतनी अच्छी कविताएं लिखी, और अभी तो कोई किताब को गढ़वाली में ट्रांसलेट कर दी, इसको कर रही है कगार की आग। बताओ, कगार की आग जैसे उपन्यास को गढ़वाली में ट्रांसलेट कर रही है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं इसी के साथ शुभकामनाएं देता हूँ। आज कांता घड़ियाल जो कि मेरी सहेली है, कहते हैं ना बहुत सी चीजें आपको सौभाग्य से ही मिलती है, और शायद ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कांता मेरी दोस्त है, और आज उसके इस मुट्ठी भर रंग काव्य कृति के लोकार्पण के अवसर पर मैं उसको बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ, और ये कामना करती हूँ कि उसका रचना संसार सतत बृहद रूप लेता रहे। पहाड़ की स्त्री की जिस्म के, पहाड़ की स्त्री के जिस्म के हर हिस्से पर होती है कई कई आंखें। पहाड़ की स्त्री के जिस्म के हर हिस्से पर होती है कई कई आंखें, जिससे वो निबड़ अंधकार में बिना भटके पार कर लेती है कठिन मार्ग, और सम्मुख खड़ी अनेकों बाधाएं। तो मैं आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि पद्मश्री से सम्मानित लीलाधर जगूरी जी को। वो आए और अपने आशीष वचनों से हमें प्रकाश करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। जगूरी जी। और भाई कांता के बारे में मैं क्या कहूँ, ये श्रेय जाता है इस चौहान जी को, जो जिन्होंने अभी कविता का पाठ किया। सुनीता जी मेरी पूर्व परिचित हैं, और एक दिन हमारे घर आई और इनको लेके आए। और मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि जब ये हमारे घर आई तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं और सबका हम स्वागत करते हैं और खुशी भी होती है कि कोई आया। लेकिन जब मैंने इनकी कविताएं पढ़ी तो मैं अपने आप में थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुआ। शर्मिंदा इस अर्थ में हुआ, तो जब मैंने देखा कि यार मैं कैसे नहीं जानता हूँ इस कवि को, कि कविताओं में तो नाटक सुंदर होता है। और कांता ने, मैं तो पहली बार चकित हुआ जब मैंने पढ़ा कि द्रौपदी की लाज कोई नाटक लिखा और वो खेला भी है। मैं चाहता हूँ कि कांता की कविता पर केंद्रित होकर थोड़ी सी दो एक बातें और कहूँ। वो ये कि मुट्ठी भर रंग मुझे थोड़ा सा अधूरा लगा ये शीर्षक, और अधूरा इसलिए भी लगा कि मुट्ठी भर रंग पर्याप्त नहीं है। लेकिन शायद कांता का आशय ये नहीं कि मुट्ठी भर रंग, मतलब कम से कम मुट्ठी भर रंग तो होना ही चाहिए। और फिर सवाल ये है कि सारे रंग मुट्ठी मुट्ठी भर होता तो कितना अच्छी बात, और हर मुट्ठी में एक रंग हो तो और भी सुंदर बात है। 100 कविताएं हैं इसमें। मैं चूंकि भूतपूर्व अध्यापक भी रहा हूँ, मैं 100 नंबर में से 100 नंबर देता हूँ इन कविताओं।
कविता की अपनी एक मुट्ठी और उसमें एक रंग है। ये कहना कि मुट्ठी भर रंग, एक मुट्ठी रंग नहीं है इन कविताओं में, अनेक मुट्ठियां, जितनी कविताएं उतनी मुट्ठियां। और अब मुट्ठी भर रंग अगर जिंदगी में आ जाए ना आए सारे रंग, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 7 रंग है इंद्रधनुष में और सिर्फ 7 रंग, यहाँ तो 100 रंग की कविताएं हैं और जीवन की। मैं सिर्फ माता जी को प्रणाम करते हुए एक कविता सुनाना चाहता हूँ। ये कविता है बेघर। ये क्यों सुना रहा हूं तो आप समझ में जाएंगे। उस घर की तरह हर घर को भी सब कहते हैं कि मेरा घर है। उस घर की तरह हर घर को भी सब कहते हैं कि यह मेरा घर है, मगर हर बेटी की तरह मैं भी जानती हूँ यह सिर्फ ठिकाना भर, यह सिर्फ ठिकाना भर। मेरी माँ की तरह मेरा भी नहीं है कोई घर। माएँ सदियों से रहती आई हैं, देह वो श्रम के बदले में मिले बंद खिड़की दरवाजों के आलीशान कच्चे मकानों में। माएँ सदियों से रहती आई हैं, देह और श्रम के बदले में मिले बंद खिड़की दरवाजों के आलीशान वो कच्चे मकानों में, जहां वो भीतर पसरी मीलों लंबी उदासी संग रोज खटती। क्यों कहा गया है रस सिद्धांत में ये कि कांता संमित उपदेश को कविता कहते हैं। कांता का मतलब केवल स्त्री नहीं होता, कांता का मतलब है भला चाहने वाली और जीवन में सुंदरता चाहने वाली और न्याय चाहने वाली और समानता चाहने वाली स्त्री को कांता कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, जो प्रारंभ करती है हमारे जीवन का, जो अंत नहीं करती है, जो जब हमारा अंत हो जाता है उसके बाद भी कोई एक स्त्री होती है जो हमारी उपस्थिति देती है दूसरे बच्चे को या दूसरे पुरुष के रूप में या दूसरे व्यक्ति के रूप में, दूसरी स्त्री के रूप में, उसका कोई अंत नहीं है। तो कांता का मतलब इसीलिए है कि वो सुंदरता की पराकाष्ठा। ले लें और इसको पढ़ें जरूर। पढ़ें इसलिए कि मैं चकित किस बात से हूँ और मुझे खुशी भी है उस बात की कि कविताओं में इस तरह की शब्दावली कम आई है। और इन्होंने ये शब्दावली, जैसा कि डॉक्टर पुरोहित ने कहा कि बहुत पढ़ाकू हैं और उन्होंने भी कहा, तो ये पढ़ती हैं और उन शब्दों को अपने इस्तेमाल लायक बनाती हैं। उनका कैसे प्रयोग करना है, इसके प्रयोग बड़े अद्भुत हैं। और एक जगह मुझे लगा कि बड़ी घिसी पिटी छायावादी शब्दावली है, लेकिन अगली पंक्ति उस शंका को निर्मूल कर देती है, क्योंकि अगली पंक्ति में जाके वो सारा अर्थ बदल जाता है। तो ये देखना चाहिए कविता में केवल बात कही नहीं जाती है, बात गढ़ी भी जाती है। और कविता के लिए तो ये कहा गया है कि कविता लिखी नहीं जाती, कविता की जाती है। कविता लिखी तो बाद में जाती है, कविता की जाती है। तो कविता को करने का, रचने का जो उद्यम कांता जी ने किया है, मैं उसकी बधाई देता हूँ। और ये नयापन आप में अभी आप और निखार लेगा, क्योंकि आपका ये पहला जन्म है। अभी आपका कृतित्व फिर से प्रशमित होना है और उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको, आपके परिवार को, आपके दोनों बेटियों को और आपके पतिदेव को विशेष करके, क्योंकि कमाल है उस किस्मत का जिस किस्मत की आप अपनी कि कर न सका उनके कद का अंदाज कोई, कर न सका उनके कद का अंदाज कोई, वो सर झुकाए बैठे थे और आसमां से ऊंचे थी। तो ऐसी ऊंचाई के धनी लोकेश रवानी जी, जो आज के हमारे समारोह के माननीय अध्यक्ष है, जिन्होंने अपनी अध्यक्षता की गरिमा प्रदान की इस कार्यक्रम को, मैं उन्हें आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ। पूरी के साथ कि पृथ्वी के भीतर एक और पृथ्वी है, स्त्री है तो दुनिया है। जिस दिन नहीं होगी स्त्री, नहीं होगी दुनिया की। आदरणीय लोकेश रवानी। धन्यवाद बीना जी। और सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं आधा कवि हूं और ज्यादा एक्टिविस्ट हूं। अब मेरे सामने एक संकट आ गया कि जहां पर इतने विद्वान जन उपस्थित हैं
और जगोड़ी जैसे भारतीय वाङ्मय के अध्येता और उसके विश्लेषक उपस्थित हैं और डॉक्टर पुरोहित हैं, बहुत सारे लोग हैं और वहाँ मुझे अध्यक्षता का दायित्व दिया गया है, तो यह भी अपने आप में एक संयोग है और मैं इसके लिए कांता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस पहले कविता संग्रह के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। जैसा कि मेरा कांता जी से जो परिचय है कुछ वर्ष पूर्व का है, जब मैंने बहुत वर्ष पूर्व, बहुत तो नहीं कह सकता, 6-7 वर्ष पूर्व कांता जी को पहली बार काव्य पाठ करते हुए देखा था, तो मैंने उन्हें बहुत घबराया, स्पष्ट सा देखा था। लेकिन उन्होंने अपने कविता संग्रह के बारे में पिछले हफ्ते ही मुझे 21 तारीख को ये पुस्तक भेंट की थी। हालांकि मैं उसके बाद बहुत व्यस्त हो गया था, पढ़ नहीं पाया था, लेकिन मैंने जब इस कविता उस दिन भी इन्होंने मंच से कविता पढ़ी तो बहुत ही शानदार कविता पढ़ी और जब उन्होंने ये संग्रह मुझे दिया तो मैंने जब इसे घर जाकर हल्के से देखा, पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं अन्य कार्य में व्यस्त था, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस कांता को मैं जानता था उस कांता में कितना वैचारिक रूपांतरण हुआ है, वो इस कविता संग्रह में दिखाई पड़ता है। जिस भी रचनाकार में जीवन की जितनी समझ और दृष्टि होती है उसकी कविता के उतने ही रूप और स्तर होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूं कि कांता जी की एक समझ बनी है और ये समझ का परिणाम है कि जो उनके साथ की समकालीन लेखिकाएं हैं उन सब में कांता जी की ये कविताएं बहुत अधिक परिपक्व हैं। हालांकि उन्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, बहुत सीखना है, बहुत गहराई में जाना है, लेकिन मैंने महसूस किया कि जो दृष्टि होती है, जो विजन होता है लेखन का, वो कांता जी ने अपना लिया है, उस मार्ग पर चल पड़ी हैं जहां पर वैचारिक और रचनात्मक गहराई में कवि उतरता है। तो मैं इस बात के लिए भी कांता जी की प्रशंसा या बधाई देना चाहूंगा उन्हें कि उनकी दिशा बिल्कुल सही है। लड़कियां मुस्कुराएंगी तो संस्कृतियां मुस्कुराएंगी, ये थे श्री मुकेश अंबानी जी जिन्होंने इस काव्य संग्रह एवं कविता के विषय में अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए। मैं जिस प्रकाशन से ये काव्य प्रकाशित हुई है समय साथी, उससे जुड़े प्रवीण भट्ट जी को आमंत्रित करती हूँ और उनसे पहले इस काव्य कृति का जो कवर पेज है, जो मुखपृष्ठ बनाया है, वो कांता जी की बिटिया ने बनाया है। उसका मैं तो मैं उसको आमंत्रित करना चाहती हूँ। माँ के लिए और देवी दोनों के लिए बहुत अनमोल पल है। लगभग दूर रहता हूँ, मैं बहुत लंबे समय बाद आज किसी मंच पर आया हूँ, तो मंचों से मैं लगभग दूर रहता हूँ और मैं पीछे ही रहना चाहता हूँ प्रोग्राम में। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ कांता जी को, बहुत अच्छी समीक्षा हुई यहाँ पर इस किताब की और काफ़ी बातें हुई इस किताब के बारे में। तो इससे एक प्रकाशक के बतौर हम लोगों को भी हौसला मिलता है कि कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि मतलब कविताओं के बारे में जैसा कि मंच से भी बातें आ रही कि वास्तव में कविताओं को मतलब प्रकाशित करना तो ठीक है, किसी न किसी का पैसा उसमें लग ही जाता है, लेकिन बेचा किसको जाए, पाठक कहाँ है, टारगेट ऑडियंस कहाँ है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो तो सभी किताबों के साथ है, लेकिन जिस किताब का मतलब हिस्ट्री है, कल्चर है, कहीं ना कहीं लिटरेचर है, जिसमें कहानी है, उसका तो एक ऑडियंस है, लेकिन कविता के साथ तो चुनौती है। लेकिन हमारी कोशिश है कि उस चुनौती से भी पार पाया जाए, उससे आगे निकला जाए। तो मैं फिर से कांता घिटियार जी को बधाई देता हूँ और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, शामिल हुए और आपने लगभग इतना लंबा समय इस कार्यक्रम को दिया, आप लोग बने हुए हैं, तो इसके लिए आपका आभार, आपको बधाई। और आप लोग चाय के लिए आमंत्रित हैं, चाय की व्यवस्था है, सभी लोग चाय पर मिलते हैं, तो शेष चर्चा चाय पर करते हैं। तो मैं पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।